सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 8 में क्या है, हिंदी में शुद्ध उच्चारण की शिक्षा, यानी कि शुद्ध वर्तनी की आवश्यकता एवं महत्व। तो वर्तनी का मतलब क्या होता है, उच्चारण का मतलब क्या होता है, इस वीडियो में हम पूरा क्लियर समझेंगे। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि कोई भी भाषा हो, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, बंगला हो, मराठी हो, पंजाबी हो, किसी भी भाषा को हमें, अगर हम उस भाषा को जानते हैं तो उस भाषा को शुद्ध रूप में लिखना हमें आना चाहिए और उसका उच्चारण भी करने हमें सही से आना चाहिए। जैसे राम बाजार जाता है को अगर हम राम बाजार जाती है पढ़ेंगे तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें लिंग का ख्याल नहीं रखा गया है। तो इस तरीके से दोस्तों, जो शब्द होते हैं उनका क्या होता है, महत्व होता है, और उच्चारण का भी क्या होता है, महत्व होता है। तो इसी के विषय में इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि उच्चारण शुद्धता होती क्या है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, किसी भी भाषा में उच्चारण का विशेष महत्व होता है, यानी कि जो उच्चारण होता है, किसी भी शब्द का उच्चारण जो हम करते हैं उसका विशेष महत्व होता है। भाषा के शब्दों का सही उच्चारण भाषा के परिनिष्ठित रूप को व्यक्त करता है, यानी कि जब हम वर्णों का सही सही उच्चारण करते हैं तो उस भाषा को वह सही रूप से दर्शाता है। जहां तक हिंदी भाषा का प्रश्न है तो इस संबंध में ध्यातव्य बात यह है कि हिंदी एक ध्वन्यात्मक भाषा है। दोस्तों, जो हमारी हिंदी भाषा है, हम जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते भी हैं, ठीक है। जबकि इंग्लिश में क्या है, हम बोलते कुछ और हैं, लिखते कुछ और हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, NIGST, नाइट का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, रात, और KNIGHT, नाइट का इसका मतलब क्या होता है, योद्धा या वीर, ठीक है, योद्धा। तो यहाँ पर आप देखिए दोनों का जो अर्थ है वो कितना डिफरेंट है, लेकिन उच्चारण क्या है, नाइट नाइट दोनों का सेम है। और हिंदी में क्या है, ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। तो इस तरीके से इंग्लिश में जो उच्चारण है आप देखोगे, इसीलिए कहते हैं जो इंग्लिश है वो बहुत गरीब भाषा है, केवल 26 अक्षर हैं इसके पास। और जो हिंदी भाषा है उसमें आप देखिए जिस तरीके से हम बोलते हैं वैसे ही हम लिखते भी हैं, या जैसे हम लिखते हैं वैसे ही हम बोलते भी हैं। तो हिंदी भाषा क्या है, इसमें हम कह सकते हैं कि जो हमारी हिंदी भाषा वो जीवित भाषा है। तो इस तरीके से इसमें जैसा बोला जाता है वैसे ही लिखा भी जाता है, अर्थात अशुद्ध उच्चारण का प्रभाव सीधे वर्तनी पर पड़ता है। दूसरे उच्चारण में अंतर आने पर शब्द का अर्थ भी बदल जाता है। जैसे एक होता है अनिल और एक होता है अनल। तो अनिल का अर्थ होता है वायु और अनल का अर्थ होता है आग। तो अगर हम सही से उच्चारण नहीं करेंगे तो ये दोनों एक ही तरीके के शब्द लगेंगे। तो इस तरीके से हिंदी में उच्चारण का क्या है, बहुत महत्व है। अगर हम सही से उच्चारण नहीं करते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए बताया गया है एग्जाम्पल के माध्यम से कि कल तुम्हें परीक्षा देनी है। कल तुम्हें परीक्षा देनी है, यहाँ पर देखिए एक ही वाक्य के अलग अलग मीनिंग है, आप किस तरीके से इनका उच्चारण कर रहे हैं। तो इस तरीके से शब्द का अर्थ क्या होता है, बदल जाता है। कल तुम्हें परीक्षा देनी है, यहाँ पर क्लियर है कि हाँ कल तुम्हें परीक्षा देनी है, लेकिन यहाँ पर क्या है, कल तुम्हें परीक्षा देनी है, क्योंकि यहाँ पर क्या लग गया, प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया, यानी कि कल देनी है या नहीं देनी है सामने वाला बताएगा। तो इस तरीके से उच्चारण का सारा खेल है। अब अशुद्ध उच्चारण के बच्चे आखिर में अशुद्ध उच्चारण क्यों करते हैं, ये टॉपिक क्यों आपको यहाँ पर पढ़ने को मिला है, क्योंकि जब आप जाओगे बच्चों को स्कूल में पढ़ाने तो छोटे बच्चे क्लास 1 to 5 के बच्चों को आप देखोगे ये सबसे ज्यादा दिक्कत करता है शुद्ध उच्चारण। क्योंकि बच्चे धीरे धीरे जब वर्णों को सीख जाते हैं फिर शब्दों को बोलना सीख जाते हैं, लेकिन जब वो मिला करके पढ़ने की कोशिश करते हैं वाक्यों को बनाने में उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है और बहुत सारी दिक्कतें तब आती हैं। तो यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम होती है वही यहाँ पर बताया गया है। तो पहला है ध्वनि लोपन, किसी ध्वनि का लोप कर देना, यानी कि बच्चे किसी भी वर्ड को गायब कर देते हैं। जैसे लिखा हुआ है कलम, अब हम बच्चे को कह रहे हैं इसको मिला के पढ़ो तो वो कम पढ़ देगा, ला को गायब कर देगा, इस तरीके से। फिर है ध्वनि विकृति, किसी ध्वनि का अल्प या अति उच्चारण करना, यानी कि कभी कभी क्या करना, किसी भी शब्द में
एक अक्षर का ज्यादा उच्चारण करना। जैसे लिखा हुआ है हाथी, इसको बच्चा पढ़ रहा है हाथी, इस तरीके से, तो वो थ पर ज्यादा ध्यान दे रहा है, थ वर्ड को ज्यादा बोल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से भी ये क्या हो गया, ये भी अशुद्ध उच्चारण के अंतर्गत ही आ गया। फिर ध्वनि का विपर्यन, किसी ध्वनि को उलट पुलट देना, ये भी क्या है, ये भी अशुद्ध उच्चारण का कारण है। फिर है ध्वनि का सही ज्ञान न होना। जैसे कि हमने कहा बच्चे से लिखो बिहार, ठीक है, और बच्चे ने लिखा विहार, तो उसे व और व में अंतर नहीं पता है सही से। इसके अलावा हमने बच्चे से बोला लिखो घर, और उसने लिख दिया धर, यानी कि उसे घ और ध में अंतर नहीं पता है। ठीक है, तो उसे ध्वनि का मतलब ही ना पता होना या अक्षर का ज्ञान ही ना होना। उच्चारण के साधारण नियमों का ज्ञान ना होना, यानी कि बच्चे को जो सिंपल नियम होते हैं उसके बारे में ना पता होना उच्चारण के। सुर, अनुतान, बालाघात आदि का अनुचित प्रयोग, यानी कि बच्चे को ये नहीं पता है कि कहाँ पर तेज बोलना है, कहाँ पर धीरे बोलना है, कहाँ पर किस तरीके से एक सेंटेंस को या एक वाक्य को पढ़ना है। और ये दोस्तों, ये जो यहाँ पर 6 नंबर ये जो लिखा हुआ है उच्चारण के कारण में, ये सीखने में बच्चों को बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि बच्चों को कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर सुर से बोलना है, कहाँ पर कितना रुक करके बोलना है, ये बच्चों को इतने आसानी से नहीं आता है। ये जब बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ने लगते हैं बार बार किताब को, तब जा करके ये बहुत प्रैक्टिस से आता है। फिर है हकलाना या तुतलाना, तो बहुत सारे बच्चों की थोड़ी ये प्रॉब्लम होती है कि वो हकला करके या तुतला करके बोलते हैं, तो इसमें बच्चों को बार बार टीचर प्रैक्टिस करवाते हैं, टेप रिकॉर्डर के माध्यम से बच्चों को बार बार उन शब्दों को सही बुलवाने की कोशिश करते हैं। कम सुनना, ये भी एक प्रॉब्लम है। अगर कोई बच्चा कम सुन रहा है तो वह सही से शब्दों को, जब उसके कान में शब्द गया ही नहीं, वाक्य गया ही नहीं, तो वो कैसे सही शब्द बोल पाएगा। तो जब उसने सही सुना नहीं तो वह सही बोलेगा नहीं। तो कम सुनना भी क्या कारण है, ये भी अशुद्ध उच्चारण का एक कारण है। अस्थानीय बोलियों का प्रभाव, इसका प्रभाव दोस्तों बहुत पड़ता है। अगर कोई बच्चा हरियाणवी बोलता है तो जब हिंदी बोलेगा तो उसमें साफ साफ आप देखोगे हरियाणवी कुछ ना कुछ नजर आएगी। इसी तरीके से अगर कोई बच्चा साउथ इंडियन भाषाओं को जानता है, तमिल जानता है या कन्नड़ जानता है, तो वह अगर हिंदी बोलेगा तो आप देखोगे कि थोड़ी थोड़ी वो अपनी भाषा के क्या ही उसके अंदर वो एक्सेंट होगा बोलने का। शब्द लाघव की प्रवृत्ति, ये भी बच्चों के अंदर होती है। फिर है अध्यापक द्वारा निर्देशन की कमी। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों, हमेशा ऐसा नहीं होता है, तो कभी कभी निर्देश देने में प्रॉब्लम हो जाती है शिक्षक को, तो ये भी हो सकता है। शारीरिक विकृतियां जैसे कि होंठ, दंत क्षय, कोमल तालु आभाव या लघुत्व। अगर बच्चे के होठों में विकृति है तो बच्चा सही से जो शब्द हम जो जिन अक्षरों का उच्चारण हम होठों से करते हैं वो उनका उच्चारण सही से नहीं कर पाएगा, जैसे कि ओ, औ। ठीक है, तो इस तरीके से भी अगर बच्चे की शारीरिक विकृतियां हैं बच्चे में, तो भी उसको कहीं ना कहीं जो शब्द हैं उनका उच्चारण करने में उसको प्रॉब्लम होगी। अब देखिए इसके बाद यहाँ वाचन और पठन का मतलब क्या होता है। भाषा के दो रूप हैं, एक मौखिक एवं दूसरा लिखित। तो मौखिक भाषा बोला जाता है, आपको पता ही है, पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि जो मौखिक भाषा होती है वो बोल करके हम उसमें अपने अपने मन के भावों को व्यक्त करते हैं। लेकिन जो लिखित भाषा होती है इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम अपने मन के भावों को लिखकर प्रकट करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वाचन का मतलब क्या होता है, पढ़ना होता है। तो यहाँ पर जो भाषा है उसके दो रूप होते हैं, ऑलरेडी आपको पता ही है कि एक मौखिक तथा दूसरा लिखित। अब लिखित भाषा को देखकर बोलना ही क्या कहलाता है, वाचन कहलाता है। जैसे कि हम कहते हैं कि पंडित जी अगर कोई मंत्र पढ़ रहे हैं तो मंत्र का वाचन कर रहे हैं, यानी कि वो क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो वाचन को ही हम क्या कहते हैं, पढ़ना कहते हैं। ये कोई नया शब्द नहीं है जिसको देख करके आप कंफ्यूज हो जाएं। तो वाचन कहलाता है यहाँ पर भाषा को देखकर बोलना ही। तो वाचन के पर्याय पठन और बांचना भी होता है। अक्सर बांचना ही बोलते हैं हम गाँव में, जब पंडित जी कथा बांचते हैं तो हम बांचना ही बोलते हैं। तो इसका जो शुद्ध रूप होता है वो क्या होता है, वाचन होता है। ठीक है, बांचना नहीं होता है, वाचन। तो यहाँ पर देखिए ल्यूडेस के अनुसार वाचन का मतलब क्या होता है। तो वाचन एक साधन है जिसके माध्यम से बालक संपूर्ण मानवता के द्वारा संचित ज्ञान राशि से परिचित हो सकता है। संक्षेप में यह कह सकते हैं कि लिपि प्रतीकों को
पहचान, अर्थ ग्रहण, उसका पूर्व संबंध जोड़ते हुए पूर्ण आशय समझ लेने का नाम पढ़ना, वांचना, पठन और वाचन है। अगर हम अपनी भाषा को अच्छे से जानते हैं तो हम उसको अच्छे से पढ़ भी लेंगे, सारे शब्दों को भी पहचान लेंगे, उसका अर्थ भी ग्रहण कर लेंगे और उसका हम पूर्व संबंध भी ढूंढ लेंगे कि किस चैप्टर में हमने इसको पहले पढ़ा हुआ है, तो ये सब हम जोड़ लेंगे। अब वाचन कितने प्रकार का होता है यहाँ पर ये बताया गया है। तो जो वाचन है यानी कि पढ़ना है वो यहाँ पर देखिए सबसे पहले दो प्रकार का होता है, सस्वर वाचन और मौन वाचन। तो बहुत ही आसान है, सस्वर वाचन यानी कि बोल बोल करके पढ़ना, ठीक है। और बोल बोल करके पढ़ने में भी क्या होता है, दो प्रकार होता है। और यहाँ पर मौन वाचन का मतलब है कि चुपचाप कोई किताब में जो भी कहानी लिखी हुई है उसको हम मन में पढ़ते हुए जा रहे हैं, ठीक है। अब सस्वर वाचन चूंकि हम बोल बोल करके पढ़ रहे हैं तो ये दो प्रकार का होता है, एक होता है आदर्श वाचन, एक होता है अनुकरण वाचन। तो इसमें आदर्श वाचन जो होता है ये टीचर के लिए, शिक्षक का जो वाचन होता है वो हम आदर्श वाचन मानते हैं, यानी कि शिक्षक अगर पढ़ रहा है तो वो सही ही पढ़ रहा है ये हम मान के चलते हैं। और जो अनुकरण वाचन है इसमें शिक्षक बोलता जाता है और बच्चे उसके पीछे दोहराते हुए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया अनुकरण वाचन। इसके अलावा इसमें इसमें भी दो प्रकार का होता है। तो अनुकरण में भी दो प्रकार होता है, तो पहला है व्यक्तिगत वाचन और दूसरा है समवेत वाचन। तो अनुकरण वाचन में भी शिक्षक ने एक बार बच्चों को पढ़ा दिया, उसके बाद बच्चा व्यक्तिगत वाचन में खुद जोर जोर से उसको पढ़ रहा है उस पूरे चैप्टर को, क्योंकि टीचर ने एक बार पढ़ के उसको दिखा दिया है। और समवेत वाचन में जैसे बच्चे कोई कविता क्लास में पढ़ रहे हैं तो सबके सब उस स्वर में स्वर मिला रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी कविता बच्चे पढ़ रहे हैं, हुआ सवेरा चिड़िया बोली सब बच्चों ने आंखें खोली, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर देखिए मौन वाचन जो है, और मौन वाचन के सिर्फ दो प्रकार होते हैं, पहला है द्रुत वाचन और दूसरा है गंभीर वाचन। द्रुत मतलब होता है तेज, यानी कि बहुत ही तेज तेज पढ़ना अपने मन में। मौन वाचन में जब हम पढ़ते हैं कोई कहानी, नाटक, कविता तो हम बहुत तेज पढ़ते हैं। जैसे हम कोई किताब, हम लोग बड़े हो गए तो हम कोई किताब पढ़ते हैं तो हम उसको मन में पढ़ते हैं, उसको तेज तेज नहीं पढ़ते हैं। और जो गंभीर वाचन है इसमें हम पूरे मन के साथ बहुत ही ध्यान से उस टॉपिक को समझते हुए, उसके अंदर की गहराई को समझते हुए हम उसको पढ़ते हुए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब सस्वर वाचन ऑलरेडी मैंने आपको समझा ही दिया, अब यहाँ पर खाली आप लोगों को इसको अच्छे से समझना है। तो स्वर सहित वाचन सस्वर वाचन कहलाता है, अर्थात लिखी हुई विषय वस्तु को देखकर सस्वर पढ़ना ही सस्वर वाचन है। तो लिखी हुई वस्तु को हम ध्यान से जो पढ़ रहे हैं क्लास में वही क्या है, स्वर सहित पढ़ रहे हैं, यानी कि जोर जोर से पढ़ रहे हैं। अब इसमें होता है आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। तो आदर्श वाचन हम अभी मैंने आपको बताया कि शिक्षक द्वारा किया जाने वाला वाचन ही आदर्श वाचन कहलाता है, क्योंकि यह बालक के लिए वाचन के आदर्श के रूप में होता है। अगर शिक्षक पढ़ रहे हैं तो वो सही ही पढ़ रहे होंगे, इसीलिए इसे हम आदर्श वाचन कहते हैं। और अनुकरण वाचन में छात्रों द्वारा अनुकरण किया जाता है जो शिक्षक पढ़ाते हैं उसको। अब इसे अनुकरण वाचन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें छात्र अध्यापक द्वारा किए गए वाचन के अनुसार ही, अध्यापक द्वारा पढ़ाए गए उस पूरे चैप्टर के अनुसार ही बच्चे क्या करते हैं, अध्यापक द्वारा पढ़ाए गए उस चैप्टर को वो उन्हीं की तरह पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो ये अनुकरण वाचन हो गया। अब अनुकरण वाचन में भी व्यक्तिगत वाचन और समवेत वाचन है। तो व्यक्तिगत वाचन में देखिए इसमें बालक अकेला और जोर से उच्चारण करता है, उच्चारण करता हुआ उचित आरोह, अवरोह, गति, स्वर और प्रवाह आदि के साथ पढ़ता है। इसमें वाचन संबंधी कमियों का पता लग सकता है और उसे दूर किया जा सकता है। और अब यहाँ पर आते हैं समवेत वाचन पर। तो समवेत वाचन इसमें बालक अन्य बालकों के साथ सस्वर वाचन करता है। छोटी कक्षाओं के लिए यह अत्यधिक उपयोगी है। छोटी छोटी कविताओं एवं बाल गीतों का अध्यापक द्वारा बालकों से समवेत वाचन कराना चाहिए और बच्चे इसमें बहुत इंटरेस्ट लेते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो पूरा चैप्टर था उच्चारण का और वाचन का, ये उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने कॉलेज फ्रेंड्स को, अपने प्रिय मित्रों को। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। सारे विषयों के मास्टर क्लास की लिंक, सारे विषयों की वीडियोस की लिंक, क्लासेस की लिंक, हैंड रिटन जो मैंने क्लासेस ली हैं सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपको सारे विषयों के नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए और सारे विषयों के पीडीएफ चाहिए, अगर आपको राजन सीरीज, पवन सीरीज की, आपको अलग से मार्केट से कुछ खरीदने की जरूरत ही नहीं है। इसके लिए आपको हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा और ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और
कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप जरूर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और अगर कोई समस्या आ रही है तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 7705 95 45 49। इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे तो आपको ऐप को डाउनलोड कैसे करना है, आगे की प्रक्रिया कैसे क्या करना है, सब हम आपको बताएंगे। और सारे विषयों के नोट्स हम देंगे हैंड रिटन, और सारे विषयों के वहां पर आपको चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिलता है, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिलते हैं। तो ये सारी वीडियोस देख करके अगर आप जाओगे, तैयारी करके जाओगे अच्छे से, तो निश्चित रूप से आप अच्छे नंबर लाओगे। और जब आप वहां पर सारे वीडियोस को देखोगे तो कोई ऐड, कोई प्रचार नहीं आएगा, कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी ऐप में आपको। तो कम समय में आपकी जो तैयारी है वो थर्ड सेमेस्टर की बहुत अच्छी हो पाएगी। तो दोस्तों प्लीज आप ऐप को डाउनलोड करिए, कोई समस्या आ रही है तो हमसे बताइए। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल से ऐसे ही बने रहिए, सारे वीडियोस को भी देखते रहिए, जहां कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए कमेंट बॉक्स में। और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से ऐसे ही बने रहिए और रेगुलर आपके लिए वीडियोस लेकर के हम आते रहते हैं और आगे भी आते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।